देखो दोस्तों, ये जो मूवी है ना अब तक की सबसे अलग मूवी है। जब आप इस मूवी को देखना स्टार्ट करोगे ना तो कई जगह अपने माथे पर हाथ रखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार ये मतलब क्या ही हो रहा है। मतलब दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यकीन के साथ कह सकते हो कि अब तक आपने जितनी भी मूवी देखी थी या फिर बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड साउथ में अब तक जितनी भी मूवियाँ बनी थी ना, ये मूवी ना उन सभी मूवी को ना बीट कर देगी। क्योंकि भाई इसका जो स्टोरी है ना वो वाकई मेरे भाई सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे अलग है। क्योंकि आप जितना भी इसको वॉच करते जाओगे ना ये मूवी कभी कंप्लीट होगी ही नहीं है। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है, हम इस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कुछ लिखने में बिजी रहता है और तभी इसकी पोती तितली आती है और दादू से बात करने की कोशिश करती है। मगर दादू अपनी राइटिंग में इतना बिजी होते हैं कि ये तितली से बात नहीं करते और दादू की यह हरकत तितली को पसंद नहीं आती। इसलिए तितली दादी से शिकायत करती है कि दादू ने मुझसे बात नहीं की। तो दादी बताती है जब वो लिखते हैं तो वो नहीं चाहते कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, क्योंकि तेरे दादू की लिखी हुई किताबें और कहानियां सबसे अलग होती है। तो तितली कहती है इसलिए उनकी कहानियां पापा को भी पसंद नहीं आती है। और पापा कहते हैं तेरे दादू की कहानियां बच्चों के समझ के बाहर है। पर दादी कहती है मगर उनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद आती है, उनकी कहानियां थोड़ी अलग होती है जो आसानी से हर किसी को समझ नहीं आती। तब तितली कहती है तो दादी आप प्लीज दादा की कोई अच्छी कहानी मुझे सुनाओ। तो दादी एक कहानी सुनाना शुरू करती है। एक चिड़िया कितनी मेहनत से अपने घोंसले बनाती है और अगर उनके घोंसले को कोई नुकसान पहुंचाए तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। ये कहानी ऐसे ही एक चिड़िया की है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जिसमें से ये लड़का डब्लू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और ये अपने गर्लफ्रेंड की बहुत सारी तारीफें करता है कि मेरी सोना का बाल सूरज से भी ज्यादा चमकता है। डब्लू की इन बातों से सूजी परेशान हो जाती है और सूजी को गुस्सा इस बात से भी आता है कि वो घंटों से बाइक चला रही है मगर डब्लू के सोना का रास्ता कभी खत्म ही नहीं होता। पर थोड़ी देर बाद ही फाइनली डब्लू को सोना का रास्ता मिलता है जो इस सीधे वाले रास्ते से होकर जाता है। तो फाइनली सही रास्ता कंफर्म होने पर अब दोनों चाय पीने लगते हैं। मगर यहाँ सूजी को कुछ अजीब लगता है। हवा नेचर जगह सब सूजी को बहुत ही अजीब फील होता है। इसके बाद चाय वाला इन्हें बताता है आप लोग जिस रास्ते जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है। अभी 1 महीने पहले कुछ लड़के उधर गए थे और उनके जाते ही जोरदार आंधी तूफान बिजली आई और कुछ देर बाद जब मैं जाकर देखा तो सब कुछ बिखरा पड़ा था और वो सभी लोग बिजली के झटके से मारे गए। बेहतर होगा आप वहाँ ना जाएं। चाय वाले की बात से सूजी पूरी तरह डर जाती है और डब्लू को वापस घर चलने को कहती है। मगर डब्लू सूजी की एक नहीं सुनता। ये बस यही सोचता है कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो मैं अपनी सोना से मिल कर ही जाऊंगा और आज तो मौसम भी ठीक लग रहा है। सूजी डब्लू की खुशी और उसकी बातों में आकर फाइनली उस रास्ते निकल जाती है। मगर थोड़ा आगे जाते ही रास्ता खराब होता है जिस वजह से ये लोग अपनी बाइक यहीं खड़ी कर आगे पैदल जाते हैं। और थोड़ा आगे जाते इन्हें एक लाइट हाउस जैसा कुछ दिखता है जिसे देखते ही डब्लू खुश हो जाता है क्योंकि इसकी सोना यहीं रहती है। फिर डब्लू डोर नॉक करके सोना को आवाज लगाता है और उधर सूजी ऊपर आकर इन रेशमी धागों को देखती है जो कि इसे अभी भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। और उधर डब्लू इतनी देर से सोना को बुला रहा होता है मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तब सूजी कहती है डब्लू शायद अंदर कोई नहीं होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मगर डब्लू पर मानो जैसे भूत सवार हो गया हो और ये सोना से मिले बगैर जाने को तैयार नहीं होता। फिर डब्लू कहता है मैं एक बार ऊपर से देखना चाहता हूँ सोना अंदर है या नहीं। तब सूजी इसे ऊपर उठाती है तो यहाँ हम देखते हैं अंदर कुछ अजीब हिलने जैसा भागने जैसा दिखता है। मगर डब्लू को अब भी ये सब नहीं दिखता, वो बस अभी भी सोना से मिलने को परेशान होता है। और तभी मौसम अचानक खराब होने लगता है और एक एक बारिश होने लगती है। इसलिए अब सूजी यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती और ये डब्लू को चलने को बोलती है। मगर डब्लू सूजी की बात इग्नोर कर बस सोना को बुलाता है और अब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। सूजी इससे बहुत रिक्वेस्ट करती है डब्लू चलो हम किसी और दिन आ जाएंगे, मगर डब्लू नहीं सुनता। तब सूजी गुस्से में यहाँ से वापस जाने लगती है और अब डब्लू ऊपर आकर सोना को देखने की कोशिश करता है। और उधर सूजी डब्लू के बिना वापस जाना भी इसे ठीक नहीं लगता, इसलिए फिर से डब्लू को लेने वापस आती है। चाय वाला भी मौसम खराब देखकर घर जाने लगता है मगर रास्ते में इन दोनों का बाइक देखकर रुक जाता है और उन्हें देखने उसी रास्ते के अंदर जाता है। जब सूजी यहाँ आती है तो डब्लू कहीं नहीं दिखाई देता है तो सिर्फ उसका छाता। सूजी डब्लू को आवाज लगाती है और दरवाजा जोर जोर से पीटती है, उसे तोड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक डब्लू की बॉडी ऊपर से गिरती है। डब्लू का पूरा शरीर जला हुआ रहता है जैसे बिजली लगने पर होता है। ये देखकर सूजी शॉक्ड हो जाती है और तभी चाय वाला भी आ जाता है। डब्लू को इस हालत में देखकर डर जाता है और अब सूजी को यहाँ से ले जाने लगता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूजी और ये चाय वाला ऑयल लेकर पूरे जगह को जलाने का प्लान करते हैं और चाय वाला ऊपर, सूजी नीचे ऑयल डालने लगती है। तभी सूजी को चमकीले 2 अंडे दिखाई देते हैं, मगर इसके बावजूद भी सूजी चारों तरफ ऑयल डालकर रेडी हो जाती है, मगर अभी आग नहीं लगाती क्योंकि सूजी को लगता है यहाँ जो चुड़ैल या भूत है वो अभी यहाँ नहीं है। और इधर हम देखते हैं चाय वाले के ठेले पर एक आदमी चाय पीने आता है और वो चाय का पैसा भूरी यानी कुत्ते को देता है, जिसे चाय वाला दुकान संभालने के लिए रखा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है। तब चाय वाला बताता है, मैडम जी बारिश अगर तेज हो गई तो जला नहीं पाएंगे। सूजी को चाय वाले की बात सही लगती है, इसलिए सूजी फौरन आग लगाने को बोलती है, मगर ये आदमी कहता है पर वो चुड़ैल अभी तो आई नहीं, फिर आग लगाने का क्या फायदा। तो सूजी कहती है कुछ ना करने से तो बेहतर होगा, हम कुछ तो नुकसान करके जाए चुड़ैल का। तब ये आदमी कहता है आप सही बोल रही है मैडम, और उसके अंडे भी तो अंदर है, उसे भी जला देंगे। सूजी जैसे ही मसाल में आग लगाती है तभी इसे एक अजीब सी आवाज सुनाती है, जिससे इन्हें लगता है शायद वो चुड़ैल आती होगी। इस वजह से ये लोग छुप कर देखने लगते हैं। तभी इस आदमी को अपनी भूरी यानी वो कुत्ता दिखाई देता है, जो चुड़ैल उसे अपने साथ ही ली होती है। भूरी को देखते ये आदमी डर जाता है और उससे बचाने उस घर के पास जाता है। सूजी इसे रोकती है, मना करती है, मगर ये आदमी नहीं रुकता और दरवाजा पीटकर भूरी को आवाज लगाता है और इन रेशमी धागों को खींचने लगता है। इधर सूजी भी आग जलाकर रेडी हो जाती है, लेकिन यहाँ कहानी वापस आ जाती है। तब तितली पूछती है तो क्या सूजी ने आग लगा दी? तो दादी कहती है नहीं, सूजी आग नहीं लगा पाए क्योंकि बारिश काफी तेज होने लगी थी। तब सूजी बारिश को कोसने लगती है कि काश ये बारिश थोड़ी देर बाद आती तो सूजी आग लगा देती। तो दादी कहती है तुम बारिश को क्यों डांट रही हो, अगर डांटना है तो अपने दादा को डांटो क्योंकि बारिश तो वही लाए थे। फाइनली तितली को दादा की लिखी कहानी बहुत पसंद आती है और ये साथ ही दादी से दादा की लिखी स्टोरी कॉपी मांगती है, जिससे दादी भी खुश होकर कॉपी दे देती है, मगर ये कहते हुए कि सिर्फ एक स्टोरी पढ़ना है। तितली दादी की बात मानकर एक स्टोरी शुरू करती है, जिसमें हम देखते हैं तेज बारिश होती है और एक बुजुर्ग आदमी जो छाता बनाता है। तो रात में एक आदमी आकर इससे पूछता है ओ काका मेरा छाता बन गया? तो काका कहता है नहीं बना, कल आना। इसके बाद हम देखते हैं 2 लोग साइकिल से घर जा रहे होते हैं और साथ ही बारिश भी होती है। रास्ते में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, जिससे सुषमा इन्हें समझाती है। एक्चुअली सुषमा इनके स्कूल की टीचर थी, मगर अब सुषमा माँ बनने वाली थी, इस वजह से कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी ली थी। तो बच्चे इनको बताते हैं आपकी जगह जो मैडम आई है वो बहुत ही बोरिंग है, आप जल्दी वापस आ जाओ। तो सुषमा बच्चों को समझाती है पहले तो कभी किसी टीचर को खराब नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी बात कि मैं जल्द वापस जाऊंगी, मगर अभी तुम लोग बारिश में भीगना बंद करो और जल्दी घर जाओ। फाइनली बच्चे तो चले जाते हैं, मगर यहाँ सुषमा का छाता खराब हो जाता है। तब राजू इसे बनवाने जाता है और सुषमा को केयरफुली घर जाने को बोलता है। राजू उसी काका के पास आता है और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि राजू काका को अपना छाता बहुत पहले ही बनवाने को दिया था, मगर काका थोड़ा स्लो और आराम से काम करते हैं, इसलिए काका राजीव को अपना छाता इस्तेमाल करने को दिए थे, मगर आज वो भी छाता खराब हो जाता है, जिस वजह से राजीव अब काका का छाता देकर अपना छाता ले जाता है और साथ ही काका से छाता बनवाने का पैसा पूछता है, मगर काका थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं तुम्हारा भुगतान हो गया। दोस्तों यहाँ पर काका की नजरें और उनकी लफ्जें ना जाने क्यों मगर कुछ अलग ही कह रही थी, जैसे कि ये छाता लेने और देने में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। अब वो क्या राज है, क्या बात है, आगे पता चलेगा। इसके बाद राजू घर आता है और सुषमा के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर इसे खिलाता है, मगर अचानक खाने में कॉकरोच आ जाता है, जिससे राजू इस खाने को फेंकने जाता है, मगर सुषमा कहती है तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया, हम इसे क्यों फेंके। और रही बात कॉकरोच की, तो चीन जापान जैसे कई देशों में कॉकरोच को खाया जाता है और कॉकरोच का स्पेशल चटनी बनाई जाती है। तो हम खाना ना फेंक कर हम सिर्फ कॉकरोच फेंकेंगे और दोनों मजे से खाना खा लेते हैं। रात में सुषमा की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिस पर राजू इसे दवा खिलाकर सुला देता है, मगर इधर हम काका को देखते हैं जो सोया हुआ था। तभी अचानक यहाँ एक अजीब सी आवाज सुनाती है, जिसे सुनते ही काका फौरन उठ जाता है और इस आवाज के पीछे जो भी है उससे बात करता है कि तुम अचानक चली जाती हो, आ जाती हो, पर इस बार आने में इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब काका इसे छाता देता है, मगर ना ही ये छाता पकड़ती, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ कोई दिखता भी नहीं, मगर फिर भी काका उसे छाता देने को बार बार कहता है और लास्ट में काका छाता उसकी ओर फेंक देता है। इसके बाद फिर हम सुषमा को देखते हैं, जिसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाती है, जिससे इसकी नींद टूट जाती है और साथ ही सुषमा को ऐसा लगता है जैसे उसके पैर पर कुछ चल रहा हो। तो ये राजू को उठाती है और उसे देखने को बोलती है। राजू केयरफुली चेक करता है, पहले तो इसे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर जैसे ही थोड़ा ऊपर देखता है अचानक राजू डर जाता है। सुषमा तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर हम दीवार पर देखते हैं एक बहुत बड़े कॉकरोच की परछाई, और अब राजू के मुंह से भी कई कॉकरोच निकलने लगते हैं, जिससे इन दोनों की मौत हो जाती है। इधर हम काका को देखते हैं जो
अपनी बदन को कॉकरोच के जैसा तोड़ मरोड़ रहा था। इसके बाद हम काका को देखते हैं जो भागा भागा बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और इस पेड़ के पास आकर रुकता है। इस पेड़ पर हम देखते हैं छाता के बहुत सारे कंकाल लटके होते हैं और एक साबुत छाता भी पेड़ से लटका होता है। तो काका ये छाता लेने पेड़ पर चढ़ता है और फाइनली छाता लेकर आने लगता है। तब ये गांव का आदमी काका को देख लेता है और इससे पूछता है, काका तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा छाता बना कि नहीं, क्योंकि गांव में आजकल बहुत घटनाएं बारिश में भीगने से हो रही है और अभी कल ही 2 लोग मर गए, इसलिए मेरा छाता जल्द से जल्द बना दो, मैं उसे लेने आऊंगा। तब काका कहते 2 नहीं 3 लोग मरे थे। काका की इस बात से ये आदमी सोच में पड़ जाता है कि आखिर 3 लोग कैसे मरे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काका कुछ छाता लेकर जल्दी जल्दी कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ वही दोनों बच्चे काका को रोकते हैं और अपने छाते के बारे में पूछते हैं कि काका मेरे दादा का छाता बना या नहीं। तो काका कहता है तुम्हारे दादा का छाता बन गया, चलो मेरे साथ मैं देता हूँ, और बच्चे इसके साथ जाने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं काका ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो गया और कई बार गिरने लगता था। तब बच्चे इसे संभाल कर इसके घर लाते हैं और लड़का पूछता है काका हमारा छाता कहाँ है। तो काका हाथ से इशारा करता है उसमें से अपना छाता ढूंढ लो मगर किसी और का मत लेना। फाइनली लड़का अपना छाता ले लेता है मगर अब लड़की जिद करती है कि मुझे भी एक छाता दो, क्योंकि वो छाता बहुत ही छोटा है, अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। इतना कहकर लड़की इस मटकी में रखे छाते उठा लेती है, जिससे काका अचानक गुस्से में उठ जाता है और लड़की को मना करने वाला ही था कि अचानक इसे कुछ फील हुआ, जिस वजह से ये रुक जाता है और साथ ही लड़की को छाता ले जाने को बोल देता है। लड़की छाते को अच्छे से देखती है और तभी बारिश आता है और ये इस छाते को इस्तेमाल करती है। फिर ये कहानी वापस आती है और दादी पूछती है इस बार कौन सी कहानी पढ़ी। तो तितली बताती है अम्ब्रेला अंकल की। तो अब तितली दूसरी कहानी पढ़ती है जिसमें बताया जाता है एक वायरस जो तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है, जिससे लोग मारे जाते हैं और इस वायरस वाले लोगों के संपर्क में आने से भी ये वायरस तेजी से फैलता है। और यहीं पर हम सोफी को देखते हैं जो बहुत परेशान दिखती है मगर इसे समझ नहीं आता इसे क्या करना है। तभी हम देखते हैं जमीन पर पत्तों से ढकी एक डेड बॉडी होती है जिसे सोफी गौर से देखती है और इस डेड बॉडी को कार में रखकर जाने लगती है। मगर यहाँ हम सोफी के कार को देखते हैं जो काफी गंदा रहता है। कार को देखकर मालूम पड़ता है जैसे सोफी कोई बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर भागी हो। अब जब सोफी जाने लगती है तो आगे इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया लगा एक बोर्ड दिखाई देता है जो कि ये रास्ता बंद भी होता है। पहले तो सोफी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये रास्ता क्यों बंद किया गया, मगर ये सब कुछ इग्नोर कर सोफी इस रास्ते को क्लियर करती है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसका चेहरा काफी भयानक लगता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये उन वायरस का शिकार बना है, मगर फिर भी ये जिंदा है। और साथ ही टेलर चलाकर आता है और आते ही सोफी को सीटी मारकर अपने पास बुलाता है, मगर सोफी डरती नहीं बल्कि उसे मारने का इशारा कर आगे बढ़ती है और तब ये आदमी फौरन भाग जाता है। फाइनली सोफी अपने रास्ते जाती है और जंगल में बने कैंप के पास आकर रुकती है और अपने बेटे हंक को बुलाती है। हंक थोड़ी देर बाद आता है जिससे ये थोड़ा घबरा गई थी। तब ये हंक से पूछती है तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो हंक बताता है मैं जूजू के साथ यही घूम रहा था। एक्चुअली दोस्तों जूजू कोई जानवर रहता है जो हंक से बोला था इस जंगल में सभी जानवर बहुत ही अच्छे हैं। तो सोफी हंक को समझाती है अब से ऐसी गलती कभी मत करना क्योंकि ये जंगल सच में बहुत खतरनाक है। रात होती है और हंक सो जाता है। तब सोफी कैंप से बाहर आती है और अपने कार के पास आती है क्योंकि इसे कुछ अजीब स्मेल आ रही थी। तभी इसका कार अचानक हिलने लगता है, मगर सोफी डरती नहीं बल्कि ये कहकर चली जाती है तुझे जितना हिलना है हिल, मगर हाँ वो सब रात में ही जगते हैं तो मैं चलती हूँ। इसके बाद सोफी सो जाती है। तेज बारिश बिजली जैसे ही सुबह होती है एक अजीब सी आवाज जूजू कहकर हंक को उठाती है। हंक फौरन उठ जाता है और इसे समझाता है कि तुम कुछ मत बोलो, मॉम सो रही है वो जग जाएगी। और अब वो आवाज हंक को कार के पास बुलाता है। हंक उसकी बात सुनकर कैंप से बाहर निकल आता है। इसके बाद हम देखते हैं जब सुबह सोफी की नींद खुलती है तो यहाँ हम देखते हैं हंक तो यहीं सो रहा था, मगर इसके गालों पर खून की एक बूंद लगी होती है जिसे साफ करके कैंप से बाहर आकर देखती है तो कार की डिग्गी खुला होता है, जिसे देखकर सोफी चौंक जाती है और पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। तो हंक बताता है आप जिसे ढूंढ रही हो वो उधर गया है। तब ये पूछती है हंक तुम्हें कैसे पता है मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने डिग्गी खोली। तो हंक कहता है हाँ इसे मैंने खोला क्योंकि इसमें से जूजू की आवाज आई थी और डिग्गी खोलते ही वो जंगल के अंदर भाग गया। हंक की इस बात से सोफी डर जाती है और अब चाकू लेकर उसे बुलाती है। एक्चुअली जो डेड बॉडी था उसका नाम डेविड होता है। तो सोफी डेविड को बुलाती है ये कहकर कि मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर तुम्हारे पास कोई एड्रेस नहीं था इसलिए तुम्हारे फैमिली के पास नहीं ले जा सकी। तो प्लीज तुम अगर मुझे सुन रहे हो तो मेरे सामने आओ। और तभी ऊपर से कुछ गिरता है। जब सोफी उसे ओपन करती है तो उसमें बॉडी के कुछ अंग होते हैं। ये देखकर सोफी और डर जाती है। हंक से पूछती है तुमने जिसे भागते देखा वो कौन था। तो हंक कहता
कहता है मॉम मैंने आपको बताना भूल गया, वो शायद जूजू के पापा थे। हंक की ये बात सुनते ही सोफी फौरन यहाँ से भागती है। मौसम अचानक अपना रुख बदल लेता है, तेज बारिश, हवाएं और इन सबके बीच सोफी को कार चलाने में परेशानी हो रही थी। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और तभी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। मगर अच्छी बात ये थी कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची थी। सोफी थोड़ा आराम करती है। तभी यहाँ फिर से जूजू को आवाज आता है जो हंक को बुलाता है। हंक माँ से कहता है मॉम जूजू आ गया, और जब सोफी पलट कर देखती है तो चौंक जाती है। और तभी ये कहानी वापस आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं तितली पूरी तरह डरी हुई थी। अब ये दादी से बताती है कि दादू की कहानी सच में काफी डिफरेंट है, वो सबके समझ में नहीं आएगी। तभी से पोटैटो में एक कीड़ा दिखाई देता है जिसे देखते ही तितली डर जाती है, मगर सच तो ये था यहाँ कोई कीड़ा था ही नहीं। तो दादी कहती है अब कहानियों से बाहर आओ और गार्डन से मिर्चे तोड़ लाओ। पर तितली कहती है मगर दादी रात में पेड़ों से कुछ नहीं तोड़ा जाता, ऐसा रूल है क्योंकि उनमें भूत रहते हैं। तब दादी कहती है कभी कभी रूल तोड़ा भी जाता है, तो जाओ मिर्चे लाओ। तितली आती है और सॉरी बोलकर मिर्चे तोड़ लेती है, मगर तभी इसकी चीख दादी सुनती है, जिससे वो भागी भागी आकर तितली को देखते ही डर जाती है क्योंकि ये पेड़ तितली को तोड़ मरोड़ कर मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली दादा की कहानी पूरी हो जाती है और साथ ही हमें तितली को लेकर दादू का ये लिखा नोट्स मिलता है। दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इस नोट्स में क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना। सो दादू कुछ तस्वीरों को बहुत ही गौर से देखते हैं और अपनी वीआईपी चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और साथ ही मौसम का मजा लेते हैं। मगर यहाँ दादी का एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जहाँ वो कहती हैं बूंद बूंद में टपक टपक के धरती पर कोई आता है, जो लिखी कहानी वो खुदा हुआ, पढ़ने वाला मर जाता है। ओ भाई साहब, फाइनली ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आप बताओ आपको ये मूवी और इसकी कहानियाँ कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट में बताना, मतलब बता ही देना क्योंकि मुझे पता है कि आपको